नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधी रात एक्शन देखने को मिला है। जी हां, मिडनाइट एक्शन। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सायरन और अंदर राजनीति। पुलिस पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए हैं। टीएमसी प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा रही है, तो कह रही है ईवीएम के साथ गड़बड़ी हुई है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है, ईवीएम पूरी तरीके से सील है। इस बीच एक बड़ा फैसला 15 सीटों पर मतदान का भी लिया गया है कि दोबारा से वोटिंग होगी, रीवोटिंग होनी है। कल रीवोटिंग की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल आज जिस तरीके से सियासी लड़ाई एक बार फिर से चुनाव के नतीजे आने से पहले यहां पर पश्चिम बंगाल में छिड़ गई है, सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या अब मशीनों पर भी भरोसा दलों को नहीं रह गया है। सच्चाई बनाम सियासत की इस रणनीति पर आज होगी तीखी बहस। इधर में स्ट्रॉन्ग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंट्री करने नहीं देते थे। अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे, तो हम जिंदगी मत एक करके लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद एक सिटिंग मुख्यमंत्री को स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 4 घंटे तक करीब पहरा देना पड़ा और धांधली के बड़े आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। और जैसे ही उनका ये मिड नाइट एक्शन सामने आया, सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में कैसे बयानबाजी हो रही है, सुनिए जरा। 4 मई दीदी गई, इसलिए सब बोल रही हैं, इसलिए दुष्प्रचार कर रही हैं। भाजपा को बूथ लूटने या ईवीएम लूटने का न तो हमारा संस्कार है, ना हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। टीएमसी की इसी प्रकार की उसकी नीति, रीति और आचरण रहा है। इसे जो जैसा होता है उसे वैसा दिखाई देता है। लेकिन हम जनता के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। यही तो मुश्किल है कि हम किस पे भरोसा करें। आपको याद होगा, रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा करके वोट रोक दिया था। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सेंट्रल फोर्सेस का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। नहीं तो उसके जवाब देना, जो वीडियो हमने दिखाया उसमें उसको पॉइंट आउट करके दिखा दे कि कौन था वो, वहां पर कौन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव था। वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है? हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशली टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। वहां का टीएमसी पर रिप्रेजेंटेटिव कौन था वो दिखा दीजिए। दूसरी बात है, अगर सिक्योरिटी एडिक्वेट था तो ये आफ्टर 48 आवर सिक्योरिटी बढ़ाया क्यों गया? कहाँ टेम्परिंग हुई है? कोई कंप्लेंट आए बताइए कहाँ पे हुई है? खाली एलिगेशन लगाने तो कोई एलिगेशन लगाए, टेम्परिंग कहाँ हुई है? सीपीएफ है वहाँ पे, पूरा सील्ड है वहाँ पे, लेयर सिक्योरिटी है, कोई जा सकता है और टेम्परिंग कैसे कर लेगा? तो 4 मई को चुनावी राज्यों के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि ये ड्रामा है या डर है, इसी को लेकर हम सीधी बात करने वाले हैं। सच्चाई की बात करेंगे, साथ ही सियासत की रणनीति की बात करेंगे। कई सुलगते सवाल एक एक कर आपके सामने रख दें। ईवीएम पर उठे सवाल वाकई तकनीकी या सिर्फ हार जीत का नैरेटिव सेट करने का हथियार कि हार गए तो ईवीएम राग अलाप देंगे? दूसरा, मुख्यमंत्री का खुद स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचना संवैधानिक जिम्मेदारी या राजनीतिक
राजनीतिक दबाव बनाने की एक रणनीति की खुद मुख्यमंत्री आई हैं जांच पड़ताल करने के लिए, भाई पहुंची हैं पूछताछ के लिए। तीसरा, चुनाव आयोग की सफाई, पोस्टल बैलेट की छटाई, पर्याप्त पारदर्शिता है या फिर सिर्फ और सिर्फ आधा सच बयान दिया गया कि छटाई हो रही थी। चौथा, क्या बंगाल में सुरक्षा वर्सेस सियासत की लड़ाई ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही संदिग्ध बना दिया है? क्या आज लोकतंत्र पर भी राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं रह गया है? पांचवा, क्या ईवीएम पर शक बना एक स्थायी राजनीतिक टूल जो हार से पहले माहौल और हार के बाद नैरेटिव दोनों सेट कर सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अब विपक्ष ईवीएम राग अलापता है। अब इस बार ये जो ईवीएम राग अलापा जा रहा है, इसको लेकर आगे क्या अंजाम देखने को मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज जो बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं, आज की बहस बहुत दिलचस्प और बहुत अहम होने वाली है। क्योंकि आज की बहस इसलिए अहम हो जाएगी क्योंकि ममता बनर्जी का जिस तरीके से मिडनाइट एक्शन देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खुद वो 4 घंटे तक वो खड़ी रहती हैं, वीडियो दिखाती हैं, खुद बात करती हैं, बयान देती हैं, आरोप लगाती हैं। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है बौखलाहट है क्योंकि 4 मई दी गई। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है, सफाई चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है। बहरहाल कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि कर उनका परिचय भी अब आपसे करा दें और सीधी बात की शुरुआत करेंगे। अमरदीप त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं आज। सुमित मल्होत्रा टीएमसी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। निरंजन पौदार को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कंचन कुमारी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगी। हालांकि अभी सुमित जी और कंचन जी जल्द ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। अमरदीप त्रिपाठी जी के साथ चलिए शुरुआत करते हुए। अमरदीप त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या ये राग अलापना है विपक्ष का कि चुनावी नतीजों से पहले एक तरह से माहौल क्रिएट कर दिया जाए, एक हाइप बना दी जाए? खुद एक सिटिंग मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचती हैं, 4 घंटे तक रुकती हैं, मोबाइल में वीडियो दिखाती हैं। एक मिडनाइट ड्रामा कल देखने को मिला है। देखिए मोनिका जी, ये ममता दीदी के हार का हताशा है। जिस प्रकार से हाई वोल्टेज ड्रामा ममता दीदी का एक, अगर आप पिछला भी कार्यकाल देखेंगे, कभी ईडी के दफ्तर पहुंचकर, कभी कहीं पहुंचकर किसी से फाइल छीनना, तो ममता दीदी को हाई वोल्टेज ड्रामा करने में महारत हासिल है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और यह भी बात सत्य है कि पश्चिम बंगाल के जनमानुस ने ममता दीदी को नकार दिया है। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा होगा, बांग्लादेश के जो है सांसद में, वहाँ के जो है सांसद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया आ रही हैं, वो किस प्रकार से घुसपैठिया जो है ममता दीदी के सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और महिलाओं का अत्याचार जिस प्रकार से हो रहा था, ये सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के जनमानुस ने ममता दीदी के अत्याचार, अपराध, महिलाओं के बलात्कार, महिलाओं का जो है मर्डर, दुनिया भर की जो केस थे वहाँ पर सबसे हाई प्रोफाइल जो है वहाँ पर मर्डर होता है, डॉक्टर के मर्डर हो जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो वहाँ के सभी, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, सभी लोगों ने उनको नकार दिया। अब हार की हताशा है तो इलेक्शन कमीशन पर ठिंगड़ा फोड़ना है, ईवीएम पर ठिंगड़ा फोड़ना। ये ममता दीदी और ममता दीदी के साथ साथ चाहे अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, सारे विपक्ष जब हारने तो आपका ये कहना है कि विपक्ष का एक नैरेटिव है, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, एक हाइप बनाने की कोशिश, क्योंकि पता है कि हार होनी है और हार से पहले ये माहौल बना दिया जाए। ठीक है मोनिका जी, निश्चित रूप से जब ये हारने लगते हैं तो इन ईवीएम पर ठिंगड़ा फोड़ने लगते हैं, प्रशासन पर फोड़ने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ने लगते हैं, चुनाव आयोग पर फोड़ने लगते हैं। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े प्रदेश के, उनका भी बयान आ गया, चुनाव आयोग को कोसने का कार्य कर रहे थे। मैं श्री अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं, लोकसभा में जब आपकी 37 सीटें आई तब तो आपने ईवीएम पर और
चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा नहीं किया, तब तो आपने कहा चलिए, ठीक आज है। समाजवादी अब पार्टी की ममता तरफ से दीदी हमारे हार साथ रही हैं। पैनल में कोई नहीं है कि अखिलेश यादव से आप सवाल करें। सवाल आप टीएमसी से जरूर कर सकते हैं, जो जल्दी हमें ज्वाइन कर लेंगे, सुमित मल्होत्रा। फिलहाल निरंजन पोद्दार का मैं रुख करूंगी। निरंजन पोद्दार जी, क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर अब बनकर रह गई है? लोकतंत्र से ऐसा लगता है मानो जैसे सच में अब खतरे में आ गया है, जहां मशीनों तक पर विश्वास नहीं रह गया है, और मशीनों के लिए भी अब ये मान लीजिए जैसे सच्चाई प्रूफ करने की नौबत आ गई है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मोनिका जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पे जो हमारी चुनावी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, और इसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों को एक चीज समझनी चाहिए। मैं पिछले कई वर्षों से इस चीज को कहता आ रहा हूं कि जिस तरीके से 2014 के बाद के अंदर एक समझ लीजिए परंपरा सी चल गई कि इस लोकतांत्रिक परंपराओं में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक जनता के मन में संदेह उत्पन्न करने की जो रणनीति चल गई, चाहे उसके अंदर आप तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके अंदर जोड़ सकते हैं। पहले जैसे कभी ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, कभी उसके अंदर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, और उसके बाद में जिस तरीके से अब बंगाल के अंदर जो परिस्थितियां और जो स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए, और मैं कई बार कहता हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता का भरोसा अगर आप लोगों ने अगर क्षीण कर दिया, जनता का भरोसा आप लोगों ने अगर खराब कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या हमारा जो लोकतंत्र है, इसके लिए सबसे बड़ा आघात होगा। और कल को अगर मान लीजिए सत्ता में आप लोग आए, तो आपको भी इसी तंत्र से, इन्हीं संस्थाओं से, यही चुनाव आयोग होगा, यही ईवीएम होगी, यही सुप्रीम कोर्ट होगा, यही सारी की सारी व्यवस्था यही होंगी, इन्हीं व्यवस्थाओं से आपको भी शासन और प्रशासन चलाना है। और अगर इसके अंदर अगर लोगों का मन में संदेह उत्पन्न कर देंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आप नींव हिलाने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के अंदर अगर आप एक हठधर्मिता करते हैं, आप ये मतलब अगर आप चुनाव जीतते हुए दिखते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया सही है, चुनाव सारा का सारा ठीक है। और आज भी जब चुनाव परिणाम नहीं आए हैं, तब एक मुंह से आप इस चीज के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, हम 216 सीटें जीतने जा रहे हैं, हम 226 सीटें जीतने जा रहे हैं, और अगले ही मुंह से आप कह रहे हो कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, पूरे के पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया गया। तो दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं भाई? या तो आपको अगर इस प्रक्रिया पे भरोसा नहीं था, तो आपको चुनाव का बाइकआउट करके और आप इस चीज को प्रमाणित करते कि हमारा वास्तव में भरोसा नहीं है। लेकिन आप जब पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो गेंद के साथ छेड़छाड़ करी थी, ये तो पिच के साथ, ये तो विकेट के साथ छेड़छाड़ हो रखी थी, ये तो एम्पायर जो है वो बाइस था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इस चीज का फैसला कौन करेगा कि कौन बाइस्ड है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, इस चीज का फैसला करेगा कौन? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपके विरुद्ध कोई फैसला कर देता है, आप 1 मिनट में कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बाइस्ड हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य फिर तो यही हो गया ना कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात मान लो तो सारी की सारी बात सही है। अगर उसकी बात नहीं माने और अगर मान लीजिए जो प्रक्रिया है उनका अगर पालन किया जा रहा है, जो परंपराएं उनका अगर निर्वहन किया जा रहा है, तो आप कहते हैं ये भाई ये तो ऐसे है या वैसे है। तो मेरा ये मानना है, प्रश्न चिन्ह तो आप किसी भी चीज पे उठा सकते हैं। मोनिका जी देखिए, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। आपके स्टूडियो में आपके प्रोड्यूसर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और आप इसकी एंकरिंग कर रहे हैं। मैं प्रश्न तो आपके एंकरिंग पे भी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रश्न उठ जाते हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अक्सर विपक्ष की तरफ से उठ भी जाते हैं। नहीं, मेरी महारत तो तब है ना जब मैं आपसे अच्छी एंकरिंग करके दिखाऊं, या मैं लोगों को ये कहूं कि भाई ये देखिए मेरी एंकरिंग मोनिका जी की एंकरिंग से ज्यादा बढ़िया है। फिर लोग निश्चय करेंगे ना, लोग इस चीज का निर्णय करेंगे कि किसकी एंकरिंग अच्छी थी, किसकी एंकरिंग नहीं। तो वो कहते हैं ना, आप मन में मोतीराम, या यूं कहें कि कौन आदमी ऐसा है जो अपने आप को मूर्ख समझता है, कौन आदमी ऐसा अपने आप को जो निर्बुद्धि समझता है। तो कहने का तात्पर्य ये है
मेरा तो केवल एक ही निवेदन है, तमाम राजनीतिक पार्टियों से इसके अंदर निवेदन है। ठीक है, कि आपका कुल आप मिलाकर कहना है लोकतांत्रिक कि विपक्ष की तरफ से ये राग अलापा जाता है क्योंकि विपक्ष अपने खुद पर काम ना कर कर उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी हार होगी, लेकिन असल में बंगाल में ये होगा क्या नहीं है तो 4 मई को पता चलेगा। पर कंचन कुमारी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कंचन जी, ये जो मिडनाइट एक्शन देखने को मिला है इसको क्या कहेंगी, ड्रामा या डर? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ जी, देखिए ड्रामा और डर की बात ही नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी है और उसके मुझे लग रहा है कि डरना भी जरूरी होता है। कोई भी इंसान उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि और राज्यों के चुनाव में हमने देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। और जब इस तरीके की जहां पर हमें ये संशय हो रहा है कि चीजें हमारी खराब जा रही हैं या कुछ वहां हो रहा है, तो ऐसे में हम प्रत्याशी हैं और हम प्रत्याशी हैं तो हमारे लिए डरना जरूरी है। हम वहां देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें क्या गलत है और जरूरी है ये। और ये डर कहाँ से व्याप्त किया गया है ये बताइए। और सब राज्यों में जब भी चुनाव होता है चीजें जिस तरीके से खराब होती चली आ रही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जिस तरीके से शक का जनता भी शक कर रही है, सभी शक कर रहे हैं, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को ही जाना चाहिए। हो सकता है कि ममता बनर्जी वहां पर कुछ करवा रही हो, दूसरे पक्ष के पार्टी वालों को भी वहां जाना चाहिए। स्ट्रांग रूम एक बहुत ही ऐसा जगह होता है जहां कोई अलाउड नहीं होता है जाना, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कौन सी पार्टी कर रही नहीं कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें सबको सचेत रहना चाहिए और सबको नजर रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और संशय की बात करते हैं हम, तो मुझे लग रहा है पक्ष विपक्ष को अगर छोड़ दे तो देश की जनता भी इस समय बहुत डाउट में है कि हो क्या रहा। कहीं हम देखते हैं कि चुनाव बिल्कुल पलट जाता है। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, वहां बहुत सारे ऐसे हुए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया ये बताइए हमें, वोट कितना आ रहा है, गिनती कितनी हो रही है, वो सारी चीजें भी सामने आकर के हमारे सामने आई थी। तो और वहां भी SIR को लेकर के जो चीजें हुई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही है तो मुझे लग रहा है कि नजर रखना जरूरी है। और डर और ड्रामा तो राजनीति में बहुत, ड्रामा तो बहुत ज्यादा हावी है राजनीति में, और वो भी आज के डेट में हम देख रहे हैं। एक CM के लिए एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी भी राज्य के CM वहां पहुंच जा रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं और वो डरे ना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। तो यानी कि आपका कहना है कि जिस तरीके से जागरूकता, और एक बात बता दूं, एक बात और बता दूंगी, ये जागरूकता इसको कहते हैं, ये जागरूकता बहुत जरूरी है आज के लिए, आज के समाज में। आपको बताऊं कि हम लोग के टाइम पे, बहुत पहले की बात बताऊं, बूथ कैप्चरिंग का चलता था मामला, है ना, बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे, उसके बाद फिर री-वोटिंग होता था। और इस टाइम पर हम लोग को सुनने में आता है कि पूरा हाईजेक कर लिया गया है मामला। तो देश की जनता भी जब शक कर रही है और जब वो प्रत्याशी है तो फिर वो क्यों ना जागरूक हो अपने प्रति, ये बताइए मुझे कहाँ से गलत है। ठीक है, आपका यानी कि ये कहना है कि ममता बनर्जी ने जो कल किया वो चाहे डर भी है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डर इसीलिए क्योंकि उनको हराने के लिए खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मैदान में उतर जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, प्रचार करते हैं। चले ठीक है, ये बड़ा बात जो यहाँ पर कंचन जी की तरफ से कही गई है, लेकिन अमरदीप जी चलिए वो कहती है कि इसे डर भी कह लीजिए, लेकिन ये आज का करंट सिनेरियो है राजनीतिक माहौल का। ठीक है, ये आज की प्रेजेंट हकीकत है कि एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए कितनी बड़ी बड़ी ताकतें मैदान में उतार दी जाती हैं। खुद प्रधानमंत्री आकर ढेरों जनसभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं। क्या आपको लगता है कहीं पर ट्रांसपेरेंसी गैप है कि आप न जनता को या फिर तमाम विपक्षी दलों को, क्योंकि एक सरकार होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है, ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, जनादेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, जनादेश पर शक मत कीजिए। देखिए मोनिका जी, अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, गृह मंत्री जी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग स्टेट के कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? हम अगर अपनी पार्टी को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ में हजारों कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो
इसके पहले बिहार में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से जो श्री अखिलेश यादव जी गए थे, राहुल गांधी जी गए थे, पूरा कुंभा गया था, तो अपराध तो भी है, वो भी गलत कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये कैसी विडंबना है। देखिए, हर पार्टी को अपने नेताओं को जाकर जो है, जहां पर चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हम लोग पूरे देश के अंदर कहीं भी चुनाव होता है उस चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। हम लोग राहुल गांधी जी की तरह, कांग्रेस की तरह, अखिलेश यादव जी की तरह फॉर्मेलिटी करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं कि चुनाव में गए और चुनाव खत्म हो गया तो थाईलैंड चले गए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, ममता जिस दीदी तो प्रकार चलिए कहीं नहीं जाती ना, ममता दीदी तो बंगाली रहती है, वो तो दूसरे राज्य भी नहीं जाती। देखिए, ममता दीदी नहीं जाती हैं, वो ममता दीदी का विषय, क्योंकि ममता दीदी की पार्टी टीएमसी सिर्फ पश्चिम बंगाल में है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में जो है 20 से ज्यादा स्टेट में फैल गई है। हाँ, और आज 20 से ज्यादा स्टेट में अगर हमारी सरकार है तो इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके एक छोटा कार्यकर्ता सभी लोग चुनाव में जाते हैं, और रणनीति खुद बनाते हैं, प्रधानमंत्री, ग्राउंड देश लेवल के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हुए 10-10 जनसभाएं करते हैं। देखिए, मोनिका जी, घर का मुखिया अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो घर के जो है नहीं, बाकी घर के सदस्य मुखिया कैसे वाली एक्टिव अगर आप रहेंगे? बात कह रहे हैं तो घर तो भारत देश है, और घर के मुखिया वाली बात कह रहे हैं तो घर जो एक भारत देश है तो उसमें टीएमसी भी तो घर में है, समाजवादी पार्टी भी तो घर में है। जब आप घर के मुखिया की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो घर भारत देश है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर वार किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला गया, तब आप ये क्यों नहीं कहते कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पर हमला बोला गया? देखिए मोनिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और कोई भी प्रधानमंत्री अगर बनता है तो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन साथ साथ में वो किसी न किसी पार्टी का नेता भी होता लेकिन है। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी कर रहे हैं आप अमरदीप जी। हालांकि मेरे जो सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए कहीं मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होंगी, लेकिन ये मेरा काम है, मेरा पेशा है, और जनता के मन की बात मैं आपसे सवाल के रूप में कर रही हूँ, और ये मन में आता है। जब प्रचार करने की बात आती है तो देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री 10-10 जनसभाएं करते हैं, 5-5, 6-6 रोड शोज करते हैं, और जब प्रहार अगर उन पे कर दिया जाता है, उन पर कोई आरोप लगा दिया जाता है या उन पर बदजुबानी हो जाती है उनके नाम को लेकर, तब आप उसको एक नैरेटिव बनाते हुए हल्ला करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जरा देखिए क्या कह दिया गया। अमरदीप मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और देश के प्रधानमंत्री है, तो अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला जारी करने के लिए वो निश्चित रूप से अगर पहले भी कांग्रेस पार्टी से अगर कोई नेता प्रधानमंत्री बना है तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगा, ना कि दूसरे पार्टी का करेगा। ये कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा, जिस पार्टी से रहेगा, कल को मान लीजिए भविष्य में कभी राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, चुनाव तो कि कुल मिलाकर राजनीतिक ये राजनीति है जहां चित भी मेरी, पट भी मेरी वाली कहानी चलती है। ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। सुमित मल्होत्रा ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जल्द लौटूंगी। सुमित जी आपके पास 1 मिनट का टाइम दीजिएगा जरा। हाँ बोलिए बोलिए अमरदीप जी, बोलिए बोलिए, पूरी बात बोलिए, क्योंकि रिएक्शंस हैं इस पर मेरे पास। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि देश की जनता के मन में डाउट है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, देश की जनता के मन में कोई संशय नहीं है। सिर्फ ये जो पॉलिटिकल पार्टियां है, विरोधी पार्टियां, कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है, ये लोग जब हारते हैं तो चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको कटघरे में खड़ा करते हैं, सबको बरगलाने का कार्य करते हैं, बहकाने का कार्य करते हैं, गुमराह करने का कार्य करते हैं। लेकिन देश की जनता बिल्कुल क्लियर है, कोई संशय नहीं है। आपका कहना है कि देश की जनता बिल्कुल क्लियर है, उसने जनादेश अपना ईवीएम में लॉक कर दिया है, जो कि 4 मई को खुलेगा, तो अमरदीप जी पता भी चल जाएगा। सुमित मल्होत्रा ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। टीएमसी के नेता है सुमित मल्होत्रा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दिलचस्प चर्चा चल रही थी, जरा 2 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं एक एक टेक जरूर रिएक्शन ले लूं, क्योंकि बेसब्री से निरंजन जी, कंचन जी दोनों रिएक्शन देना चाहते हैं। निरंजन जी बताइए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए निरंजन जी। अनम्यूट है, आपके पीसीआर से बोलिए।
हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, बात रख सकते हैं अपनी। हाँ, देखिए मोनिका जी, ये जो अभी चर्चा चल रही थी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय टीम के अंदर विराट, सामने वाली टीम ये डिसाइड करेगी कि भाई भारतीय टीम से विराट कोहली नहीं खेलेगा, भारतीय टीम से सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेगा, भारतीय टीम से ये फलाना फलाना खिलाड़ी नहीं खेलेगा, और भारत का कप्तान तो बिल्कुल नहीं खेलेगा, क्योंकि वो भारत का कप्तान है, अगर वो खेलेगा तो हम जीतेंगे कैसे? ये तो मेरे हिसाब से कोई प्रश्न नहीं होगा। और अगर आप प्रधानमंत्री सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, एक प्रधानमंत्री अगर चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, क्या मोदी जी के अलावा कोई और चेहरा नहीं है बीजेपी में? अरे अरे बताइए, अगर वो अरे 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 देश की जनता ने अरे सुनिए समस्याओं के लिए 900 रुपए बढ़ा दिया, सुनिए कौन दूर करेगा? रोने धोने से काम चलेगा क्या सर? नहीं, सुनने की बात ही नहीं है, आपके पास इतना ही बात है कि विराट कोहली को तय करेंगे। हम कह रहे देश की जनता किसने चुनी है? देश के प्रधानमंत्री को चुना किसने? भारत के पहले मोनिका जी ये रैली में बुलाया गया आपने हमें? नहीं रैली नहीं, वो बात रख रही है निरंजन जी, बात रख रही है वो अपनी, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए। पूरी हो ना कंचन जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। डिबेट के अंदर सुनिए, डिबेट में क्लैश होगा, उनके बीच में मैं बोलूंगा, मेरे बीच में कोई दूसरा बोलेगा, उसके बीच में कोई तीसरा बोलेगा, ना आपको समझ में आनी है ना आपके दर्शकों को समझ में आनी है। कम से कम एक पैनलिस्ट की बात पूरी एक एक कर ही हो रहा है निरंजन जी। उन्होंने आपकी बात पर एक जवाब दिया है, उस क्वेश्चन को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर दीजिए, फिर हम सुमित जी के पास भी जाएंगे। कंचन जी रुकिए, बोलने दीजिए। कंचन जी रुकिए, आपका टेक ले लिया गया। कंचन जी मोनिका जी, फिर आप इनको बिठा लीजिए। रुक जाइए निरंजन जी, निरंजन जी सब्र कीजिए, एक सेकंड का सब्र कीजिए, रुकिए सब्र तो कीजिए। कंचन जी बाजार के अंदर डिबेट नहीं कर सकता। कंचन जी आपका टेक लिया गया, कंचन जी आपका टेक लिया गया, आपकी ही बात को इंक्लूड करते हुए निरंजन जी का टेक लेने दीजिए। निरंजन जी ओवर टू यू। ऐसा है मोनिका जी, मेरे हिसाब से डिबेट का मतलब है तर्क वितर्क। अगर मान लीजिए मैं अपने तर्क रखता हूं, उसके बाद में उसको आप काटिए, अपने तर्क रखिए, वो तो चीज समझ में आती है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बोल करके अगर मछली बाजार बना दिया जाए, मैं ऐसी डिबेट करने का आदी नहीं हूँ। आप उत्तर दीजिए निरंजन जी, आप सीधे अपनी बात रखिए, सुना जा रहा है आपको पूरा। कंचन जी आपने अपना टेक दिया, उनको बोलने तो दीजिए। कंचन जी उनको बोलने तो दीजिए, आपने अपना टेक दिया, आपत्ति दर्ज कराई, उनको बोलने तो दीजिए। निरंजन जी सुन पा रहे हैं आप? निरंजन जी लगता है नाराज हो गए हैं कंचन जी की बात से कुछ ज्यादा ही। अगर जल्द हमें ज्वाइन करते हैं तो हम निरंजन जी के पास वापस लौटेंगे। सुमित मल्होत्रा टीएमसी के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुमित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित जी दोबारा से स्वागत आपका, काफी देर से ज्वाइन करे हैं, लेकिन इतनी देरी अच्छी नहीं होती। ये बताइए, संदिग्ध गतिविधियों के आरोप आप लगा रहे हैं कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां थी, क्या आपके पास कोई इसके लिए बकायदा एविडेंस है जिसके लिए आप ये कह सके कि हाँ भाई इस वजह से ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची थी? सुमित मल्होत्रा। मोनिका जी मेरे से सवाल कर रहे हैं? हाँ जी आप ही से सवाल। मोनिका जी देखिए, कोई एविडेंस, कोई चीज छुपी नहीं। मोनिका जी कोई चीज छुपी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा चुनाव आयोग के साठगांठ से उसमें लोग अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ कर रहे थे, कौन लोग हैं वो, क्यों अंदर गए, वो अंदर लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या कहीं पहले से तो नहीं थे या उन्हें बाद में भेजा गया? कौन लोग है, इसका खुलासा करेंगे वो। और अगर चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देगा तो कार्रवाई होगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ने तो सुमित जी कहा है कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी। नहीं, छटाई आज ही क्यों होगी? छटाई अब ही क्यों होगी? छटाई पहले होती है, 4 तारीख को होती है, पहले से नहीं होती है। छटाई का काम 4 तारीख को होता। पहले बैलेट पेपर गिने जाते हैं, उसके बाद ईवीएम का आता है। आपने आज ही से गिनना चालू कर दिया, आज ही से, बगैर किसी को बताए। आप बताते भाई छटाई हो रही है, आप दोनों पक्ष के लोगों को आप सामने रखते तो होता है कि हाँ भाई साहब आप लोग भी रहिए, आप लोग भी रहिए, आप लोगों के सामने होगा। अंधेरे में कोई काम नहीं होता है कि किसी को अंधेरे में रख के आप काम करेंगे। छटाई हो रही तो इनके मन से छटाई नहीं होगी, छटाई होगी फिर हम लोग करेंगे छटाई।
ये बात ध्यान में रखिएगा, बाकी पब्लिक धमकी दे रहे हैं कि सुमित मल्होत्रा जी छटाई होगी तो फिर हम लोग करेंगे छटाई, ये जो आप कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं क्या? बिल्कुल। टीएमसी इन्हीं धमकियों के लिए जानी जाती है, तो यानी कि पश्चिम बंगाल में सब धमकी भरी गुंडागर्दी सब हकीकत है, आप खुलेआम डिबेट पे धमकी दे रहे हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, गृह मंत्री जाके धमकी देते हैं, वो धमकी नहीं होती है। उल्टा लटका दूंगा, बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, वो धमकी नहीं होती। चैनल वाले वो चलाएंगे भी नहीं, वो कहेंगे भी नहीं। अच्छा। क्योंकि गृह मंत्री है भाई, अगर आप जरा जरा पूछ देंगे। आरोप लगाना आपका काम है, खैर ठीक है, विपक्ष की आदत है आरोप लगाना, हर बात पे आरोप लगाना विपक्ष का काम है। लेकिन सुमित जी, जब आप सीधे, आपको नहीं लगता आप बात रखे, आप सीधे धमकी ही दे रहे हैं? अरे आप वोट चोरी करेंगे कि हम लोग आंखें बंद करके देखते रहेंगे क्या? अगर वोट चोरी है, ऑफिशियल कंप्लेंट क्या इलेक्शन कमीशन से की गई, आप सीधे तौर पर अगर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, जो आपने मान लिया, देखिए मोनिका जी, आपने खुद माना है चैनल पे बैठ के कि हाँ लोग अंदर छटाई का काम कर रहे थे, पर अरे ये तो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट आया कि छटाई हो रही थी, ये तो स्टेटमेंट आया है। नहीं, चुनाव आयोग ने कहा ऐसा कोई लोग नहीं है, कोई छटाई का काम नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से स्टेटमेंट है, छटाई हो रही थी, ठीक है, छटाई की बात की जा रही है। नहीं, बिल्कुल है, नहीं सुमित जी, बिल्कुल है सुमित जी, आप उस पर वो करें, आप बेशक कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल है। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये भी कहा गया है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ईवीएम सील्ड है। मैं आपसे ये कह रही हूँ सुमित जी, सुनिए, नहीं एक सवाल सुन लीजिए, फिर एक सवाल सुन लीजिए, बस एक सवाल सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ अगर आपके पास, सुनिए तो 4 तारीख में भी वक्त है, सुनिए, आप सवाल तो सुन लीजिए, 1 मिनट के लिए सवाल सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ 30 सेकंड के लिए सवाल सुन लीजिए, 30 सेकंड तो देंगे मुझे। मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप सीधे तौर पर सब चीजें छोड़कर अगर सीधे मुद्दे पर आते हुए अगर आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, धांधली हो रही है, तो क्या मैं कह रही हूँ आपको, क्या ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की गई इसके लिए इलेक्शन कमीशन को? क्या टीएमसी ने की है ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल? बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे जाके कंप्लीट, बिल्कुल इसके लिए तैयारी हो रही है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस वोट चोरी को रोकने के लिए हम लोग करेंगे। ये जनता के हक की बात है, जनता की लड़ाई है। जनता ने वोट दिया है 5 साल सरकार को चुनने के लिए, पर जिस तरीके से लोग अंदर जा करके वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पे, वो क्यों करना चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? देश की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, क्यों भाई? वोटिंग हो गई है, वोटिंग चाहे किसी के हक में गई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हक में गई हो, चाहे टीएमसी के हक में आई हो, ये वहां पे लोग जाकर के अदला बदली करने का काम क्यों कर रहे हैं? आपको छटाई करनी थी, आप 4 तारीख को करते, और दोनों तरफ के लोगों को साथ में रख करके होता है, दोनों तरफ के लोगों को कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, टीएमसी के लोग भी हैं, आप लोग खड़े होइए, आप लोग सामने देखिए कि हाँ छटाई का काम कर रहे हैं हम लोग, ये सीरियल वाइज लगा रहे हैं, वो 4 तारीख का काम होता है, अभी से नहीं होता है। और ये चीज छुपाना कि नहीं वहां पे कोई नहीं था, दीदी ने यही तो कहा है, दीदी 4 घंटे वहां पे क्यों बैठी है? इसलिए बैठी है कि अंदर जिस तरीके से छटाई की आड़ में आप मत पे गायब करने का काम करते और लगाने का काम करते, उसी के लिए दीदी गई। आप करने को थे चोरी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ चोरी कर रहे थे, वरना वो लोग बताइए, वो लोग कौन है? उन लोगों के खिलाफ FIR करनी। क्यों नहीं? अमरदीप जी, सफाई है आपके पास जो सुमित जी कह रहे हैं? हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अमरदीप जी सफाई है आपके पास? इस वीडियो को लेकर कोई सफाई है आपके पास? सुमित जी के आरोपों पर सफाई? देखिए मोनिका जी, टीएमसी के जो नेता अभी सुमित मल्होत्रा जी बोल रहे हैं, शायद इनको सुनना चाहिए था। चुनाव आयोग ने बयान दिया, स्पष्टीकरण उस पर दे दिया है। बार बार इस एक बात को बोलना, धमकाना, जिस प्रकार से टीवी डिबेट में धमकाना, ठीक कर दिया जाएगा, ये सब बातें मैं सुमित मल्होत्रा जी को बताना चाहता हूँ और दीदी जी को भी बताना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को एक बार फिर मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी वहां पर केंद्रीय बल 2.5 लाख से ज्यादा है। अगर दंगा भड़काने का कोशिश किया, दंगा करने का, तो बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया जाएगा। टीएमसी के गुंडों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों के द्वारा आप भी धमकी दे रहे हैं
ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है या युद्ध है? एक दूसरे को धमकियां देना और किस तरीके से घटनाएं तमाम चुनावों के दरमियान सामने आई मतदान के समय पे, वो भी हमारे सामने है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप लोगों ने युद्ध बना दिया है, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं दोनों दल एक दूसरे को। मोनिका जी, जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग करना, लूटना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना, प्रत्याशियों को मारना, दौड़ा कर लोगों को वोट नहीं करने देना, इनके गली मोहल्ले से, सेक्टर से लेके हर जगह जो टीएमसी के गुंडे, ममता दीदी के गुंडे भरे हुए थे, वहां पर लोगों को धमकाते थे, डराते थे, लोकतंत्र को खत्म कर रखा था, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। उसी को रोकने का कार्य आज किया गया है, लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया गया है। आज देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हिंदुस्तान की भी नजर है, जो देश देख रहे हैं इस तरीके का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं चाहता हूँ इस लोक की हत्या ना हो जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा। जब उंगली उठती है, जब कोई गलत काम होता है, उंगली उठती है, के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कब तक शांत रहेंगे आप लोग? इसी तरीके से चंडीगढ़ में करा, लोग शांत रहे, उसके बाद परिणाम क्या आया, फिर से उसकी रिकाउंटिंग हुई, वहां से चुनाव आयोग से फटकार लगी। ये आप हरा रहे थे, वहां पे जीते हुए को हरा रहे थे, ये आप लोगों का काम था। कई जगह ऐसा हुआ है, आप लोगों ने गुप्त टेस्टिंग करी है, कब तक करेंगे? ईमानदारी से चुनाव लड़िए ना, विकास के ऊपर बात करिए, रोजगार के ऊपर बात करिए, आप करेंगे नहीं। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा था, किया आपने? नहीं किया। कितने एम्स बना दिया आपने देश के अंदर? कुछ नहीं। पर देश के प्रधानमंत्री जब गए हैं बंगाल, तो बाकी जनता को कोसने का काम, मुख्यमंत्री को कोसने का काम। बड़ा अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री जाते और अपनी योजनाएं गिनाते, हमने 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करा है, हमने इतने समय में ये चीज करी है। पर नहीं, बाकी जनता को कोसने का काम। बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं। अरे आप ये बता दिए कितने घुसपैठिया आपने निकाले इन 13 सालों में? आप ये बता दिए 13 सालों में आपने कितने घुसपैठिया निकाले? बिहार का चुनाव कंप्लीट हो गया, बिहार से आपने कितने घुसपैठिया निकाले? असम का चुनाव कंप्लीट हो गया, कितने घुसपैठिया निकाले? प्रवक्ता जी बता दीजिए, आप एक लिस्ट, एक नाम दे दीजिए जो आप लोगों ने हर चुनाव के अंदर घुसपैठिया कर लिया। अब बंगाल का चुनाव निपट गया। अमरदीप त्रिपाठी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव के आधार पर एक चुनाव को लड़ती है, जो सुमित जी कह रहे हैं, और जहां पर रोजगार, विकास, इन सब की बात आती है तो आप बोलते नहीं है। आप प्रवक्ता हैं मोनिका जी, मोनिका जी, सुमित मल्होत्रा जी से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से, अरे भाई सुन लीजिए, झूठी पटकथा मत लिखिए। पश्चिम बंगाल के अंदर आप बताइए ना, महिलाओं का बलात्कार पर जो है, जिस प्रकार से जो है रात में पहुंच जा रही है, आज ममता दीदी रात में जाने में डर नहीं लग रहा है। एक मिनट सुमित जी की बात सुनिए, एक मिनट अमरदीप त्रिपाठी जी, क्योंकि उनकी ऑडियो भी डिस्कनेक्ट हो रही है। अमरदीप त्रिपाठी जी, सो सॉरी, एक मिनट रुकिए जरा, क्योंकि उनकी ऑडियो भी डिस्कनेक्ट हो रही है। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सुनिश्चित करती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। सुमित जी, आपकी ऑडियो भी डिस्कनेक्ट हो रही है, एक बार अपनी बात रिपीट करें, कुछ समझ में नहीं आया। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सनातन को मारा जाता है, सनातन के लोग भी चोटियां खींच के मारा जाता है, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। SIR हुआ, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से UGC आया, उससे कुछ नहीं बोलेंगे। आप भी पिस रहे UGC में, आप नहीं बोलेंगे। क्यों आप बोलेंगे? अगर आप बोल देंगे तो हो सकता है आपको इस यहाँ से हटा दिया जाए प्रवक्ता पद से। पर निष्पक्ष रहिए, सच को सच बोलिए, झूठ को झूठ बोलिए, दिल से। आप बोलिए त्रिपाठी जी, UGC जो लेकर के आया है, गलत लेकर के आया, जिसको बांटने का काम करते हैं, पर बोलेंगे नहीं आप। मैं चाहता हूँ आप बोले। कहता हूँ मैं सच्चा सिपाही हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और कहता हूँ पहले सनातन हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। जिस तरीके से UGC लेकर के आकर के संघर्ष को आपस में बांटने का काम, भाई को भाई से लड़वाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने करा है। हम तो चाहते हैं आप सच को बोलिए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार में बहन बेटियों की इज्जत को लूटा गया, बलात्कार किया गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। बोलिए अगर हिम्मत है तो, बोलिए अगर हिम्मत है। बहन बेटियों का नरसंहार किया गया, बलात्कार किया गया, मर्डर किया गया। बोलिए, और टीएमसी के जो है गुंडों के द्वारा किया गया, ममता दीदी का समर्थन मिला। बोलिए ना, हिम्मत है तो। ये आरोप प्रत्यारोप आप दोनों लगाते रहेंगे एक दूसरे पर, लेकिन जनता ने किसे चुना है ये 4 मई को पता चल जाएगा। निरंजन पोद्दार जी से भी जरा मैं स्टेटमेंट ले लूं।
और निरंजन पोद्दार जी, जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़, स्ट्रांग रूम में धांधली, ये सब जो तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या ये सब करना पॉसिबल है? क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, मशीन सील कर दी जाती है, तो टेक्निकली ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। आरोपों में कितनी सच्चाई संवैधानिक तौर पर? देखिए मोनिका जी, ये आरोप वो लोग लगाते हैं जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और जो लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उनको इन चीजों की जानकारी नहीं होती। जबकि जो लोग आरोप लगाते हैं उनको सारी प्रक्रिया की जानकारी होती है कि किस तरीके से मॉक पोल किया जाता है, किस तरीके से आफ्टर पोलिंग ईवीएम सील की जाती है, किस तरीके से ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम के अंदर सुरक्षित रखी जाती है, और उसके बाद में जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन सबके ईवीएम के ऊपर सबके साइन वेरीफाई करवाने के बाद में उसको अनटैग किया जाता है। और ये सारी की सारी प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है ये वो लोग भली बात ही जानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक परंपरा सी जो बन गई है, मैं कई बार इस चीज को कहता हूं कि ये परंपरा कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमारी देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस समय जो गंभीर हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो इसके अंदर इस गंभीरता को भाप नहीं पा रहे हैं, और वो राजनीतिक दल जनता के मन में इस चीज का अविश्वास उत्पन्न करने की एक प्रतिस्पर्धा सी चली हुई है। आपने देखा होगा जिस तरीके से पहले ईवीएम के ऊपर आरोप लगाया जाता था, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन लाके हेखातन की प्रक्रिया चैलेंज किया था सारे राजनीतिक दलों ने, किसी ने भी वहां जाकर के उस ईवीएम के साथ कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करके दिखाई भी नहीं, किसी ने अपना नॉमिनेशन भी वहां पे नहीं करवाया। पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से बातें की जा रही है, और अभी थोड़ी देर पहले जो तृणमूल कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे घुसपैठ की। भाई जितना मैंने राजनीति को समझा है, जितना मैंने देखा है और जितनी मेरी उम्र हो गई, ये घुसपैठियों का मुद्दा तो सबसे पहले ममता बनर्जी का था ना 2011 से पहले, या नहीं था? ममता बनर्जी के मैं आपको 100 बयान निकाल करके दिखा सकता हूं उस समय। आज जो ममता बनर्जी जिस तरीके से इस मुद्दे के ऊपर यू टर्न लिया है, उस तरीके से उस टाइम वामपंथी सरकारें कहती थी कोई घुसपैठ नहीं है, और ममता बनर्जी कहती थी घुसपैठ है। तो भाई अब या तो वो उस टाइम झूठ बोलती थी या वो आज झूठ बोल रही है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा तो एक मानना है मेरा तो ये मानना है मोनिका जी कि आज की तारीख में चाहे स्ट्रांग रूम हो, चाहे पोलिंग बूथ हो, चाहे जो स्थान चुनावी प्रक्रिया से गुजरता है वहां की सबकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है। उस सीसीटीवी को रिकॉर्डिंग को स्पष्ट तौर पे पूरी तरह जाकर के आप देख करके और उसके अंदर आप उस चीज को उसका दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। रही बात कोलकाता के अंदर जिस तरीके से वहां स्ट्रांग रूम के अंदर क्या ड्रामा हुआ, इस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करके चुनाव आयोग इसकी वो अपना जवाब दे चुका है। मैं ना चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरा तो केवल इतना सा कहना है कि अगर 4 तारीख को टीएमसी चुनाव जीत करके सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र की जीत हो जाएगी, जनता की जीत हो जाएगी, टीएमसी की जीत हो जाएगी। लेकिन अगर वो चुनाव हार गए तो चुनाव बिक गया, चुनाव आयोग बिक गया, चुनावी प्रक्रिया सारी की सारी हाईजैक हो गई, सारा का सारा लोकतंत्र हाईजैक हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो ये दोनों चीजें जो है ये मेरे को समझ में आज तक नहीं आई। मेरा तो ये मानना है कि मुझे अगर ऐसा लगता है कि फला मैच फिक्स है तो मोनिका जी मैं उस मैच में उतरने से भी परहेज करूंगा। मेरा तो ये मानना है कि मुझे ये पता चले कि यहाँ पे कोई भी गेम है वो अगर फिक्स है, मुझे हारना ही हारना है, तो मैं उस गेम के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। ये तो होता ही नहीं ना निरंजन जी, ये सबका अपना अपना टेक है। अब किसी के मन में आ रहा है मैं हार जाऊंगा, तो ये तो है नहीं कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ऐसे तो तमाम विपक्षी दल फिर हवा ही हो जाएंगे और वो चुनावी मैदान में उतरेंगे भी नहीं। मैं मोनिका जी आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी गेम के अंदर आपकी हार सुनिश्चित है, क्या आप उस गेम को खेलेंगे? हाँ खेलूंगी। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पर्सनली मैं खेलूंगी। अच्छा, वो अलग बात है, फिर वो आपकी अपनी सोच हो सकती है। अब आप खुद बताइए, हर ईवीएम का राग हर विपक्षी दल अलापता है कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में धांधली होती है। तो क्या तमाम विपक्षी दल ये सोचकर कि ईवीएम में धांधली होती है और हमारी हार पक्की है, जो वो आरोप लगाते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, ये तो है नहीं कि अब तमाम विपक्षी दल मैदान छोड़कर ही चले जाएं?
ये तो नहीं हो सकता और ना जब निरंजन लोकसभा जी। के लोकसभा के अंदर 240 रह जाती है, कांग्रेस की 100 हो जाती है, समाजवादी पार्टी की 37 हो जाती है, तब जनता की जीत हो गई। अब ईवीएम ठीक हो गई क्या? आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर ये अरविंद विपक्ष केजरीवाल की जीत ये जाते हैं आप तो ठीक कह EVM रहे ठीक हो हैं, गई। ये विपक्ष की नीति है, ये विपक्ष की, इसीलिए विपक्ष की इस रणनीति पर सवालिया निशान लगते हैं। इसीलिए ये चीज कहीं भी नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पुट भी मेरी और अंडा मेरे बाप का। अगर इसी तरीके से का खेल होना है तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसीलिए तो जिसको विपक्ष खड़ा की नहीं ये किया, जो उसको खड़ा आरोप क्या है कीजिएगा? निरंजन जी, तभी तो विपक्ष के जो आरोप है वो सिर्फ आरोप बनकर रह जाते हैं, उनको कोई 100% सिद्ध नहीं कहता। क्योंकि अगर ये आरोप 100% सिद्ध होते तो जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है वो कैसे बन जाती, तभी तो इन आरोपों पर हर कोई विश्वास नहीं करता ना निरंजन जी। बात वहीं आ जाती है। कंचन जी से भी जरा मैं टेक ले लूं। कंचन जी, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, हालांकि वो एक स्वतंत्र संस्था है, बावजूद इसके राजनीतिक दल उन पर आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कमजोर है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है और तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बल मिलता है? जी, आपका सवाल जो है बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि कुछ ऐसी चीजें हम जनता के सामने जब आती है ना, तो उसके बाद जो शक होता है ना वो गहराता चला जाता है और गोल मटोल बात करना। हम ये देखते हैं कि जब भी हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो जो अभी पक्ष सत्ता दल है वो जवाब देने के लिए जब आतुर हो जाते हैं ना, तो उस जगह पर शक गहरा जाता है। मुझे लगता है कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है, जब जनता के शक को दूर करने की बात है, अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उस जगह पे चुनाव आयोग को ही जवाब देना चाहिए, न कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए। और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही आश्चर्यजनक मुझे एक बात लग रहा है यहाँ पर आज आपके डिबेट में, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम चुनाव से चुनाव तक लड़ते हैं, हम छोड़ते नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जाते, हमारा काम ही है चुनाव लड़ना, बाकी देश में कोई समस्या उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही गहरी बात यहाँ पर हो रही थी महिलाओं को लेकर के, कल ही अभी बहुत बड़ा हंगामा हुआ है महिला बिल को लेकर के, उस पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि 33% पे बात हो रही थी, 50% तक जाने की बात हो रही है, बिल संशोधन की बात हो रही, बहुत दूर की बात थी, 2023 में बिल बना है और सबने समर्थन किया, और उसके बाद बंगाल में कितनी सीटें महिलाओं को मिली है ये आप देखिए। और महिला की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाओं को कितना आप दे रहे हैं सीटें ये नहीं सामने आ रही, ये नहीं बता पा रहे हैं। 18% ममता बनर्जी की टीम से मिली और इनकी टीम से सिर्फ 11% मिली है, और उसके बाद महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। आप सरकार में बैठे हो, हम कह रहे हैं। और एक और मजेदार बात देखिए कि राज्य की सरकार ममता बनर्जी चला रही है और केंद्र की सरकार बीजेपी चला रही है, ठीक, और उसके बाद घुसपैठिया हमारे देश से नहीं भाग पा रहे हैं। और मेरी दिली तमन्ना है कि बंगाल में बीजेपी जीते, आपको सही बता रही हूँ मैं, दिली तमन्ना है। साथ ही जो ये जो चला रहा है ना घुसपैठियों वाला राज, ईवीएम वाला राज, तो सबसे पहले आडवाणी जी ने उठाया था, और मुझे लग रहा है कि ये जो राज होता है ना घुसपैठियों का, बहुत दिनों पहले भी ये उठाया गया था जब सत्ता में आए हमारे प्रधानमंत्री, उस समय भी ये कहा गया था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, और जा करके जब वहां पे गलबैया कर रहे थे उस समय वहां की भुट्टो जो थी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। 145 कितना घुसपैठिया यहाँ से भगा पाए, उसके बाद आज तक घुसपैठिया कितने हमारे देश से बाहर गए, हमको जवाब दें इस बात का, और कितने घुसपैठिया हमारे देश में आए हैं इसका भी जवाब दें। सबसे ज्यादा घुसपैठियों की एंट्री हमारी 2014 के बाद हुआ है हमारे देश में, आप बांग्लादेशियों को उठा करके देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, घुसपैठिया मुसलमान नहीं होते, बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, ये घुसपैठिया है। उस चीज को आप उठाइए, और मेरी दिल तमन्ना है कि बीजेपी बने और इस जवाब से देश की जनता मुक्ति पाए कि कौन घुसपैठियों को बाहर करेगा, टीएमसी के नेता करेंगे या फिर बीजेपी के नेता करेंगे। अब कौन करेगा ये तो 4 मई को खुद ब खुद कंचन जी पता चल जाएगा। सबने अपनी अपनी तरफ से तमाम मुद्दे उठाए हैं, घुसपैठ से लेकर एसआईआर का विरोध से लेकर यूसीसी से लेकर न जाने क्या क्या मुद्दे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार देखने को मिले हैं। लेकिन अब किसकी सरकार बनेगी, किसके हाथ सत्ता आएगी, ये 4 मई को खुद ब खुद पता चल जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, समय ज्यादा नहीं रह गया है। पर सुमित मल्होत्रा जी, वापस अपने मूल मुद्दे पर भी आते हुए मैं आपसे सवाल लूंगी।
ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं बीती रात की, बीच रात की जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं, आपको नहीं लगता ये साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश हुई है? और जिस तरीके से आप आकर सीधे आरोप लगाते हैं, कहा यह भी जा रहा है कि ये प्री इंसल्ट नैरेटिव है जो टीएमसी बिल्ड कर रही है। सुमित जी सुन पा रहे हैं? आवाज मिल पा रही है? सुमित जी कनेक्टेड है? चलिए, सुमित जी से शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, हम सुमित जी से दोबारा से कनेक्शन साधने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित जी सुन पा रहे हैं? चलिए, सुमित जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अमरदीप त्रिपाठी जी, कहीं आप ये तो नहीं कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हो? बीती रात जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंचती हैं, उसके बाद आपके नेता दे धनाधन आकर जो बयान देते हैं, 4 मई दीदी गई, A to Z अलग अलग बयानबाजी होती है, कहीं ये तो नहीं कि इस मुद्दे को भी आप एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर ले रहे हो? देखिए मोनिका जी, जिस प्रकार से जो है स्ट्रांग रूम पहुंचकर रात में जो है ममता दीदी का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, ये एक उकसाने वाला कार्य कर रही है। ममता दीदी को पता चल चुका है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव हार चुकी हैं, इसके वजह से वो अपने कार्यकर्ताओं को, वहाँ के जो उनके समर्थक को उकसाने का कार्य कर रही हैं, ताकि 4 तारीख को पूरे बंगाल में हंगामा किया जा सके, तोड़ फोड़ किया जा सके। उनकी तैयारी इस लेवल की है, ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि इस तरीके से ममता दीदी जो वहाँ रात में पहुंचती है, ममता दीदी को वहां पहुंचना चाहिए था जब पश्चिम बंगाल के अंदर बहन बेटियों के बलात्कार होते थे, उनके मर्डर होते थे। अगर ममता दीदी वहां गई होती, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया होता, तो आज शायद ममता दीदी को पश्चिम बंगाल की माताएं बहनें, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के युवा उनको नकारते नहीं। अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया होता, रोजगार पर काम किया होता, सुरक्षा पे काम किया होता, इन सब चीजों पर ध्यान दिया होता। लेकिन एक समुदाय को लेकर चलना, वहां पर घुसपैठियों की बात करना, इस तरीके से गुंडागर्दी करना, मर्डर करवाना, दुनिया भर की चीजें इन लोगों ने जो किया, उसके वजह से ममता दीदी को आज इस प्रकार से डर सता रहा है कि 4 तारीख को ममता दीदी गई। और निश्चित रूप से देखिएगा, ममता दीदी 4 तारीख को गई। ममता दीदी अब 4 तारीख को गई या नहीं गई, ये देखने वाली बात होगी और 4 मई को खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। सीधी बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।